Chapters 305 Auction 1, 306 Auction 2, 307 Auction 3, 308 Auction 4. Chapter Start. Chapter 305 नीलामी 1. जूफंग पहाड़ पर साल भर लगातार तेज हवाएं चलती रहती हैं। जब से जू क्लैन का गांव बना था, वो हमेशा तूफानों के खतरे का सामना करते आए थे। जू क्लैन का गांव जूफेंग पहाड़ की चोटी पर बसा हुआ था और इसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना था। सिर्फ इंसानी ताकत से कुदरती आफत का मुकाबला करते हुए इस क्लैन पर कई बार खत्म होने का खतरा मंडराया, लेकिन वो हर बार बच निकले। मगर इस बार उन्हें एक ऐसे विशाल तूफान का सामना करना पड़ा जो सदियों में एक बार देखने को मिलता है। जू क्लैन का गांव अब और अपना बचाव नहीं कर सका और इस आफत में तबाह हो गया। इस खौफनाक तूफान ने उनके स्पिरिट स्प्रिंग को नाश कर दिया और जू क्लैन के कई लोग मारे गए। अपना गांव खोने के बाद उनके पास वहां से निकलने और शांग क्लैन शहर आने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो यहां पनाह लेने आए थे, इस उम्मीद में कि भविष्य में अपना घर फिर से बना सकेंगे। शांग क्लैन शहर में महंगाई आसमान छू रही थी और जिंदा रहने के लिए उन्हें अपनी दौलत बेचनी पड़ी। जू क्लैन के लिए ये एक तबाही थी, लेकिन दूसरों के लिए ये एक बहुत हाई नायाब मौका था। भले ही जू क्लैन एक छोटा क्लैन था, लेकिन जूफेंग पहाड़ पर सैकड़ों साल तक रहने और कुदरती आफतों से लड़ने के पीछे उनके अपने कुछ राज थे। जू क्लैन द्वारा अपनी चीजें बेचे जाने की खबर ने इस नीलामी को लोगों के लिए बहुत आकर्षक बना दिया था। जैसे ही ये खबर फैली, शांग क्लैन शहर में ज्यादातर लोगों का ध्यान इस पर आ गया। 7 दिन बाद नीलामी शुरू हुई। नीलामी में बड़े से हॉल में इतनी भीड़ थी कि एक भी सीट खाली नहीं थी। ऊपर की मंजिलों पर प्राइवेट रूम्स भी सारे बिक चुके थे। फैंग युआन और बाई निंगबिंग ने अपने पर्पल थॉर्न टोकन्स का इस्तेमाल करके अपने लिए एक प्राइवेट रूम हासिल कर लिया। फैंग युआन ने कमरे के पर्दे में से एक झालर खोली और एक तरफ खड़े होकर हॉल के शोर शराबे वाले माहौल को महसूस करने लगा। इस वक्त नीलामी अभी शुरू नहीं हुई थी और हॉल में मौजूद लगभग 1000 लोग आपस में बातें कर रहे थे, जिससे काफी हंगामा हो रहा था। हाय, जू क्लैन के लिए कितने अफसोस की बात है। सैकड़ों साल बाद आखिरकार वो तूफान से हार गए। इंसान सच में कुदरत की ताकत का सामना नहीं कर सकता, किसी ने आह भरते हुए कहा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, नए क्लैन ऊपर उठते हैं और पुराने खत्म हो जाते हैं। जैसे कुछ साल पहले किंग माओ पहाड़ के तीनों क्लैन एक साथ मिट गए थे। जू क्लैन का अंजाम कोई अनोखी बात नहीं है, किसी ने बेपरवाही से कहा। जू क्लैन की बर्बादी हमारी खुशी है। सुना है इस नीलामी में बहुत सारा अच्छा माल है। कोई यूएस क्लैन की तबाही पर खुश हो रहा था। इतने सारे जू क्लैन के लोग शांग क्लैन शहर में आ गए हैं, इससे शहर की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, किसी ने भविष्य की चिंता जताई। तभी एक जोर का शोर हुआ। देखो, वो शांग क्लैन के यंग मास्टर क्यू एनायू हैं। फैंग युआन ने आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि शांग क्यू न्यू एंट्रेंस से अंदर आ रहा था, बड़े बड़े कदम उठाते हुए। उसका शरीर कसरती था और उसके कदम स्थिर थे। वो अब 30 साल का था, शांग यानफी का सबसे बड़ा बेटा। बड़े यंग मास्टर क्यू न्यू को सलाम। बड़े यंग मास्टर को मेरा प्रणाम। बड़े यंग मास्टर को सामने से देखना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक ही पाल में बहुत से लोग आगे बढ़े और क्यू न्यू को सलाम करने लगे। सभी को नमस्ते। क्यू न्यू ने ज्यादा बात नहीं की, बस हल्का सा मुस्कुराकर शांति से स्थिति को संभाला। आखिरकार वो सबकी नजरों के सामने एक प्राइवेट रूम में चला गया। ऑक्शन हाउस फिर से शांत हो गया, लेकिन जल्द ही फिर से हंगामा शुरू हो गया। यंग मास्टर चाओ फंग और फूशी भी यहां हैं। बचपन से ही उनकी बहुत गहरी दोस्ती है। जैसा सोचा था, आज दोनों एक साथ यहां आए हैं। चौथे बेटे शांग चाओ फंग के बाल अभी भी बिखरे हुए थे और उसके अंदाज में एक जंगलीपन था। 13वां बेटा शांग फूशी बहुत ही शालीन और नाजुक था, एक ज्ञानी जैसा दिखता था। दोनों बातें करते हुए एक साथ प्राइवेट रूम में दाखिल हुए। उनके नौकर रास्ते में उनके लिए जगह बना रहे थे और उन्होंने आसपास के लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। फैंग युआन ने ठंडे भाव से अपनी एड़ी सिकोड़कर देखा। उसकी यादों में शांग चाओ फंग लगभग शांग क्लैन लीडर का पैड हासिल करने में कामयाब हो गया था। वो शांग शिनसियाई का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था। वो शातिर और मक्कार था और उसमें फैसले लेने की हिम्मत थी। इस मामले में वो थोड़ा थोड़ा शांग यानफी जैसा था। शांग फूशी उसका सबसे बड़ा समर्थक था, खुशी से उसके नीचे काम करने को तैयार था और बहुत होशियार था, योजनाएं बनाने में माहिर। भविष्य में जब ईटियन पहाड़ पर राइचस और डेमोनिक के बीच लड़ाई हुई, उसने ऐसी चालें चली और रणनीतियां बनाई जिससे डेमोनिक गू मास्टर्स को भारी नुकसान हुआ और वो रातों रात मशहूर हो गया।
दोनों, एक काबिल था और दूसरा प्लानिंग में माहिर, एक दूसरे के पूरक थे। पहले वाला गो बैटल जोन को कंट्रोल करता था जबकि दूसरा ऑक्शन जोन को। यह दोनों शांग क्लैन शहर के महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जो पूरी तरह से विकसित थे। इस वक्त यह दोनों दास प्रतिद्वंदी यंग मास्टर्स के बीच तीसरा सबसे बड़ा गढ़ थे। शांग चाओ फंग और शांग फूशी के अपने कमरे में जाने से पहले ही लोगों का एक और ग्रुप आ गया। शांग पुलाव, शांग सुंगनी और शांग बाइशी मुस्कुराते हुए बातें करते हुए अंदर आए। ये तीनों शांग यानफी के 8वें, 9वें और 10वें बच्चे थे। फायदे के लिए उन्होंने एक छोटा सा गठबंधन बना लिया था। वो प्रतिद्वंदी यंग मास्टर्स के बीच दूसरा सबसे बड़ा गढ़ क्योंकि उनकी कलेक्टिव फोर्स बहुत मजबूत थी और वो फिलहाल शांग चाओफंग और शांग फूशी पर भारी पड़ रहे थे। शांग पुलाव शांग क्लैन शहर के कोठों को कंट्रोल करता था, वो एक कैसनोवर और अयाश था। शांग सुंगनी रेस्टोरेंट्स और रेशम की दुकानों का इंचार्ज था, उसका मुंह बड़ा और नाक चौड़ी थी, और जब वो सांस लेता तो उसकी नाक से 2 पीले धुएं की लकीरें निकलती थीं। शांग बाइशी नाता और मोटा था, लेकिन वो भी एक स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर था। उसका कोरगू टर्टल टायर गू था, जिसमें 10 कछुओं की ताकत थी। शांग सुंगनी और शांग बाइशी कल्टिवेशन में मजबूत एक्सपर्ट्स द, जबकि शांग पुलाव में साहित्यिक प्रतिभा थी और औरतों के साथ उसकी किस्मत अच्छी थी। तीनों के नेतृत्व में 2 योद्धा और एक ज्ञानी, उनका तालमेल जबरदस्त था। तीनों यंग मास्टर्स ने कोई रूम नहीं चुना, बल्कि हॉल में ही बैठ गए। शांग पुलाव लोगों से घुलने मिलने में माहिर था, वो जहां भी जाता लोग उसके पीछे हो लेते। वो लोगों के बीच आराम से बातें कर रहा था, उनमें पूरी तरह घुल मिल गया था, जिससे माहौल और भी जिंदा दिल हो गया। उसके दाएं और बाएं शांग सुंगनी और शांग बाइशी डू गार्डियंस की तरह खड़े थे। शांग यानफी के बच्चे तो सब एक से बढ़कर एक हीरे हैं। फैंग युआन ने मन ही मन आ भरी। ए फ्लैट उसके पास शांग क्लैन के 10 यंग मास्टर्स की स्थिति की एक साफ तस्वीर थी। इस वक्त यंग मास्टर्स के बीच 3 गढ़ थे। पहला, शांग क्यूनियू। वो शांग यानफी का सबसे बड़ा बेटा था, सिर्फ इस पहचान से ही उसका शांग क्लैन के एल्डर्स और क्लैन के सदस्यों का समर्थन हासिल था। दूसरा, शांग पुलाव, शांग सुंगनी और शांग बाइशी द, तीनों ने मिलकर एक मजबूत ताकत बना ली थी और इस वक्त सबका ध्यान अन पर ही था। तीसरा, शांग चाओ फंग और शांग फूशी द, जो अपनी ताकत छुपाकर सही मौके का इंतजार कर रहे थे। जहां तक दूसरों की बात है, शांग याजी अकेला था, जिसका प्रभाव ना के बराबर था। शांग चीवे चुलबुली और जिंदा दिल थी, लेकिन उसकी कोई एम्बिशन नहीं थी। शांग पाइजू में बहुत प्रतिभा थी, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही शातिर था। मैं शांग शिनसियाई को गड्डी पर बैठने में मदद करना चाहता हूं, हम तीनों फैक्शन से टक्कर नहीं ले सकते। भले ही शांग शिनसियाई कल्टिवेट कर सकती है, लेकिन जबरदस्ती जगाया गया अपचर सिर्फ सी ग्रेड एप्टीट्यूड का है, ये कमजोर नींव नहीं, बल्कि जीरो नींव भी है। शांग शिनसियाई शांग यानफी की नाजायज बेटी थी, और उसकी मैं जैंग क्लैन से थी। जैंग क्लैन और वू क्लैन बहुत करीब द, और उनकी शांग क्लैन से काफी दुश्मनी थी। ये शांग शिनसियाई की राजनीतिक कमजोरी थी। हर साल यंग मास्टर असेसमेंट के दौरान शांग यानफी के दूसरे बच्चों के लिए आगे बढ़ने का एक बड़ा मौका होता है। मेरी यादों में शांग शिनसियाई CHEH साल बाद शांग क्लैन की यंग मास्टर बनी थी। लेकिन ये बहुत लंबा समय है, अगर मैं उसका इस्तेमाल करना चाहता हूं तो मुझे उस जल्द से जल्द ऊपर लाना होगा। इस साल का असेसमेंट एक मौका है, फैंग युआन ने अपने मन में आकलन किया। शांग शिनसियाई को सत्ता में लाने के लिए यूज शांग यानफी के दूसरे बच्चों से निपटना होगा। क्योंकि वो 3 बड़े फैक्शंस से नहीं निपट सकता था, उस दूसरों से निपटना होगा। इस मामले में फैंग युआन ने शांग क्लैन शहर में आने के बाद से ही एक प्लान बना रखा था। जैसे ही उसने शांग शिनसियाई के बारे में सोचा, वो आ गई। ऑक्शन हाउस के एंट्रेंस पर कई निगाहें टिक गई। शांग क्लैन की 2 सुंदरियां, सच में बहुत खूबसूरत। यंग मास्टर शांग ची वेन क्यूट और मासूम लगती है, लेकिन लेडी शांग शिनसियाई के साथ आने पर वो सुंदरता के मामले में पीछे रह जाती है। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। शांग शिनसियाई और शांग चीवे हाथों में हाथ डाले बातें करते हुए ऑक्शन हाउस में दाखिल हुई। शांग चीवे ने एक रंगीन ड्रेस पहनी थी, उसका चेहरा आडू जैसा मुलायम और कोमल था। शांग शिनसियाई ने हरे रंग का स्कर्ट पहना था, उसके काले बाल रेशम जैसे थे और उसकी ऊँगली चांद की तरह चमक रही थीं। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी और उसके होठ गुलाबी और कोमल थे। वो बहुत ही एलिगेंट और ग्रेसफुल लग रही थी, पानी की तरह कोमल। जब वो मुस्कुराती तो वो मुस्कान एकदम शुद्ध और बेदाग होती, एक परफेक्ट सुंदरता। उसको देखकर लोगों की निगाहें खो सी जाती थीं।
अन दोनों के पास 4 नौकर थे। अनमेन से डू टियन लैन और सियो डाई द शैंग शिन सीआई के पर्सनल सर्वेंट्स। नौकर हॉल में उत्सुक युवाओं को रोक रहे थे, जबकि शांग शिन सीआई और शांग ची वेन फैंग युआन के प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ रही थीं। भाई ही तू, बहन बाइये, शांग शिन सीआई ने सलाम किया, उसकी आवाज में खुशी और उत्साह छुपाए नहीं छिप रहा था। शांग यानफी ने मन ट्रायम्फिंग हेवन गू का इस्तेमाल करके उसके अपचर को जबरदस्ती जगाया था। इन 2 सालों में उसने उसकी एप्टीट्यूड बढ़ाने के लिए कई कीमती गू वॉर्म्स का इस्तेमाल किया। सबसे कम 20% डी ग्रेड एप्टीट्यूड से वो धीरे धीरे सी ग्रेड 59% तक पहुंच गई, बी ग्रेड से बस एक कदम दूर। शांग यानफी ने यूज पालने पोसने में इतनी बड़ी कीमत चुकाई थी और उस खुद सिखाया था। शांग शिन सीआई ने अपने पिता का प्यार महसूस किया और उसकी नफरत हवा में घुल गई, वो प्यार और खुशी का आनंद ले रही थी। शांग यानफी ने यूज सिखाने के लिए कई गू मास्टर्स चुने। शांग शिन सीआई ज्यादातर समय घर पर हाई रहती और खुद हाईगू मास्टर कल्टिवेशन के बारे में ज्यादा पढ़ती। वो होशियार और समझदार थी। कुछ मुश्किलों का सामना करने के बाद वो ताकत चाहती थी, लेकिन उसमें घमंड नहीं था। उसने अपने लिए कठोर लक्ष्य रखे थे और तेजी से प्रगति कर रही थी, जिससे शांग यानफी बेहद खुश था। ये नीलामी आराम करने का एक दुर्लभ मौका था। उसने फैंग युआन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था और अकेले आना चाहती थी, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात शांग ची वे से हो गई। फैंग झेंग, मैं बिना बुलाए आ गई, क्या तुम मुझे बाहर निकल दोगे? शांग ची वे हंसते हुए शांग शिन सीआई के पीछे कमरे में आ गई। मेरी ये हिम्मत कहाँ, प्लीज बैठिए, फैंग युआन ने मुस्कुराते हुए उस आमंत्रित किया। बाइनिंग बिंग एक तरफ बैठी थी, ये सुनकर वो मुड़ी नहीं, बल्कि चेहरे पर कोई भाव नहीं लाए। शांग ची वे ने इस बर्फीली सुंदरी को उत्सुकता से देखा, सोचते हुए, बहरी लोग कहते हैं कि बाइनिंग बिंग ठंडी और घमंडी है, लगता है वो सही थे। फिर उसने फैंग युआन की तरफ देखा। असल में यह फैंग झेंग भी बेहद घमंडी है। तीसरे इनर सिटी पहुंचने के बाद और अपनी सारी लड़ाइयां जीतने के बाद, एक भी हार ना झेलने के बाद, कई फोर्सेस ने यूज अपने साथ मिलाने की कोशिश की। शान चाओफंग, शैंग क्यूनियू, शांग पुलाओ और दूसरों ने तो उसके लिए दावत भी राखी और उस खुद बुलाया, लेकिन उसने माना कर दिया। इन दोनों का एक साथ होना सच में एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। शांग ची वेन शैंग क्लैन शहर के बैटल स्टेज को कंट्रोल करती थी। वो फैंग युआन और बाइनिंग बिंग की स्थिति से पूरी तरह वाकिफ थी। फैंग और बाई बैटल स्टेज में शामिल होने के बाद से कभी एक भी लड़ाई नहीं हारे द। उनमें अद्भुत प्रतिभा थी और वो बैटल जोन के सबसे मशहूर लोग थे। उनकी शोहरत तो 2 महान रैंक 4 गू मास्टर्स, जू कई बेई और यान्तु, के बराबर थी। कोई भी बता सकता था कि उनका भविष्य उज्जवल है। अगर किसी भी शांग क्लैन के यंग मास्टर को उनकी मदद मिल जाती तो ये उनकी ताकत में एक बड़ा इजाफा होता। लेकिन उसकी, शांग ची वे की, कोई एम्बिशन नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें कोई निमंत्रण नहीं भेजा। भाई ही तू, काफी टाइम हो गया, आप ठीक हैं? मैंने सुना आपने टेंग जियोलोंग नाम के एक गू मास्टर से लड़ाई की। शैंग शिन सीआई फैंग युआन के पास बैठी, उसकी निगाहें यूएस पर टिकी हुई थीं जब उसने चिंता से पूछा। फैंग युआन हल्के से हंसा, हमें मिले हुए सिर्फ 10 दिन हुए हैं, काफी टाइम हो गया, क्यों? जहां तक टेंग जियोलोंग की बात है, वो हारने से पहले मेरी प्रगति को रोक भी नहीं पाया। इस बैटल स्टेज में सिर्फ जू कई बेई और यान्तु ही खतरा हैं, बाकी सब चिंता के लायक नहीं हैं। फैंग युआन के शांत शब्दों ने उसके अद्भुत गर्व और आत्मविश्वास को दर्शाया, जिसे शांग ची वे चमकती इल्म से सुनती रही और शांग शिन सीआई का दिल एक बार फिर पिघल गया। चैप्टर 306, नीलामी 2। जैसे जैसे वक्त गुजरा, ऑक्शन हाउस में और भी लोग आते गए। देखो, वो शांग क्लैन के 5 जनरल्स में से एक है, व्हाइट लाइट सॉर्ड्समैन। कोई चिल्लाया। वे यांग का टाइटल व्हाइट लाइट सॉर्ड्समैन था, वो भी आया था। मैंने पहले हाई चेक कर लिया है, जो बिटर स्ट्रेंथ गू तुम्हें चाहिए वो 13वां आइटम है। लेकिन शांग याजी पहले से हाई 5वें प्राइवेट रूम में है। मैंने सुना है उसने जानबूझकर अपनी सारी दौलत निकलवा ली है, तुम्हें सावधान रहना होगा भाई फैंग झेंग। वे यांग प्राइवेट रूम में आया और फैंग युआन को जरूरी जानकारी दी। लॉजिक के हिसाब से ऑक्शन आइटम्स का सीक्वेंस बताया नहीं जाना चाहिए और मेहमानों की पहचान भी गुप्त रखी जानी चाहिए। लेकिन शांग क्लैन के 5 महान जनरल्स में से एक होने के नाते वे यांग इंटेलिजेंस एजेंसी फंग यू मैनर को कंट्रोल करता था, इसलिए उसके लिए सारी जानकारी हासिल करना आसान था। वे यांग ने फैंग युआन के कंधे थपथपाए, अभी भी चिंतित महसूस कर रहा था। शांग याजी यहां मजाक करने नहीं आया है, उसके पास कम से कम 12 लाख प्राइमेवल स्टोन्स हैं। बिटर स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर्स के लिए एक खजाना है। शांग याजी के अलावा
दो और लोग हैं जो तुम्हारे सबसे बड़े कंपेटिटर्स हैं, एक है शांग बाइशी, दूसरा है जू कई बेई, तुम्हें ध्यान रखना होगा। 10वां बेटा शांग बाइशी के पास टर्टल टायर गू था, उसमें 10 कछुओं की ताकत थी, वो फैंग युआन से कम का स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर नहीं था। वो शान क्लैन शहर के सब्स्टिट्यूट रिफाइनमेंट जोन को कंट्रोल करता था, भले ही वहां ज्यादा मुनाफा नहीं था, लेकिन उसका 8वां भाई शैंग पुलाव कोठे कंट्रोल करता था और 9वां भाई शांग सुंगनी रेस्टोरेंट्स और रेशम की दुकानें, वो हर रोज ढेरों प्राइमेवल स्टोन्स कमाते थे। अगर शांग बाइशी को बिटर स्ट्रेंथ गू चाहिए, तो एक गठबंधन के साथी होने के नाते वो दोनों जरूर मदद करेंगे। उनके अलावा जू कई बेई भी था, उसके पास रैंक 4 कल्टिवेशन थी, वो तीसरे इनर सिटी बैटल स्टेज पर राज करता था। रैंक 4 कल्टिवेशन का क्या मतलब था? एक साधारण क्लैन में वो क्लैन लीडर होता। जू कई बेई एक रैंक 4 गू मास्टर था, लेकिन वो बैटल स्टेज में ही रहा और सभी फोर्सेस से मिले निमंत्रणों को ठुकरा दिया। मैं तब तक बैटल स्टेज नहीं छोड़ूंगा जब तक यान्तु को हरा ना दूं, उसने ऐलान किया था। यान्तु भी एक रैंक 4 गू मास्टर था और जू कई बेई की तरह ही बैटल स्टेज का आधा आसमान था। दोनों ने एक दूसरे को हराने की कसम खाई थी, और जब वो सच्चे नंबर 1 बन जाते तभी वो शान से बैटल स्टेज छोड़ते। यान्तु एक फायर पाथ गू मास्टर है, उसकी बिटर स्ट्रेंथ गू में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। लेकिन जू कई बेई एक असली स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर था, उसने अनगिनत लड़ाइयां जीती थीं, कभी कभी सिर्फ यान्तु से हारता था, उसके पास बहुत सारे प्राइमेवल स्टोन्स जरूर होंगे। आइली, चाहे शैंग बाइशी हो या जू कई बी, वो दोनों फैंग युआन के कंपेटिटर्स थे। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, अभी के लिए इनका इस्तेमाल करो। इसके बाद वे यांग ने फैंग युआन को एक प्राइमेवल एल्डर गू दिया। शांग ची वे की सांस रुक गई, वो थोड़ी हैरान थी। वो जानती थी कि वे यांग और फैंग युआन करीब हैं, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उनका रिश्ता इतना गहरा होगा। उसने पहले जांच की थी, इस ऑक्शन में एक लाइट टाइप गू था जो वे यांग के काम आता। ये सोचना कि वो सिर्फ फैंग युआन के लिए अपने प्राइमेवल स्टोन्स यूज कर रहा था, अजीब था। अस बुजुर्ग के खुश चेहरे को देखकर लग रहा था, इस प्राइमेवल एल्डर गू में लगभग 10 लाख प्राइमेवल स्टोन्स थे। इसका मतलब था कि वे यांग ने अपने खुद के गू को छोड़ दिया था। भाई वे, ये फैंग युआन ने हिचकी चाहत दिखाई, साथ ही उसके चेहरे पर आभार का भाव भी था। और कुछ मत कहो, इसे रख लो। मैं तुम्हें सिर्फ उधार दे रहा हूं, दे नहीं रहा। आज से मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। वे यांग जोर से हंसा, फैंग युआन को माना करने का मौका ना देते हुए अस पर प्राइमेवल एल्डर गू थोप दिया। दूसरी तरफ शांग शिनसियाई ने भी एक प्राइमेवल एल्डर गू निकला। भाई ही तू, ये मेरा है। उसके प्राइमेवल एल्डर गू में क्लाउड एल्डर का चेहरा बिगड़ा हुआ और परेशान था, इससे कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि यूएस में लगभग 1 से 3 लाख प्राइमेवल स्टोन्स थे। ये वो पॉकेट मनी थी जो शांग यानफेई यूज हर महीने देता था। उसने बचत कर करके यूज जमा किया था और अब सब कुछ फैंग युआन को दे दिया। अगर मैं अब और कुछ कहूंगा तो वो ढूंढ लगेगा। मैं सब स्वीकार करता हूं, मैं बाद में जरूर चुका दूंगा। फैंग युआन दिल से हंसा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्राइमेवल स्टोन्स रख लिए। शैंग शिनसियाई हल्के से मुस्कुराई, फैंग युआन के चुकाने के बारे में नहीं सोच रही थी। अगर यूज ये सब उस देना भी पड़ता तो यूज बुरा नहीं लगता, लेकिन वो जानती थी उसके स्वभाव के साथ वो ऐसा तोहफा स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए वो यूज सिर्फ उधार दे सकती थी। ये हुई ना बात, वे यांग ने सर हिलाया। यूज फैंग युआन से बहुत उम्मीदें थीं और उसकी मेहरबानी और दुश्मनी की साफ परिभाषा पसंद थी। एक तरफ शांग चीवे हिचकिचाए, लेकिन आखिर में उसने अपना प्राइमेवल एल्डर गू नहीं निकला। उसकी निगाहें रोशनी से चमक रही थीं जब उसने टॉपिक बदल दिया। देखो, जू कई बेई आ गया है। ऑक्शन हाउस के प्रवेश द्वार पर एक मजबूत और तगड़ा आदमी दिखाई दिया। वो अपनी जवानी के चरम पर था, 8 फीट लंबा। उसकी त्वचा उसकी मांसपेशियों पर कास कर लिपटी हुई थी, परत दर परत। जब वो चलता था तो हर कदम बिल्कुल एक जैसी दूरी का होता था, जो उसके कठोर और अनुशासित स्वभाव को दर्शाता था। वो एक टावर की तरह था, लंबा और सीधा, अपने आसपास के लोगों पर एक दबाव का एहसास दे रहा था। इससे लोग उससे दूर हट जाते थे, लेकिन उस सम्मान और श्रद्धा से भी देखते थे। वो जू कई भी था, रैंक 4 गू मास्टर, तीसरे इनर सिटी बैटल स्टेज के एक्सपर्ट्स का शिखर। सीनियर जू, मेरे क्लैन के यंग मास्टर शांग याजी आपको 5वें प्राइवेट रूम में आमंत्रित करते हैं। लॉर्ड जू, मेरे क्लैन के यंग मास्टर पुलाव पहले से हाई 4थे प्राइवेट रूम में हैं और उन्होंने एक दावत तैयार की है। सर जू कई बेई,
ये मेरे क्लैन के यंग मास्टर चाओ फंग की तरफ से निमंत्रण है, कृपया इसे स्वीकार करें। एक ही पाल में कई नौकर उसके पास जमा हो गए, अपने यंग मास्टर्स का प्रतिनिधि टीवी करते हुए और जू कई बेई को निमंत्रण भेजते हुए। लेकिन जू कई बेई ने ठंडी आ भरी उनकी तरफ देखे बिना हॉल की पहली पंक्ति की तरफ चला गया और बैठ गया। नौकर एक दूसरे को देखकर लाचार होकर चले गए। समय बीतता गया और जू कई बेई के बाद एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति आया। ये व्यक्ति ना मोटा था, ना पतला, ना लंबा, ना छोटा। उसका चेहरा साधारण था लेकिन उसके फीचर्स अजीब थे। उसके चेहरे का बान हिस्सा चमकदार लाल था और डायन हिस्सा हल्का नीला। दो रंगों ने उसके चेहरे को दो हिस्सों में बांट दिया था। नाक के बीच से दोनों तरफ दो रंग अलग हो जाते थे। ये शांग बूली है, सोचा नहीं था कि वो आएगा, वे यांग ने तुरंत फैंग युआन को बताया। ये वही है, फैंग युआन ने हल्का सर हिलाया। उसके दिमाग में एक साफ तस्वीर थी। शांग बूली, जिसका टाइटल टू फेस्ड मैन था, शांग यानफेई के अंडर नंबर 1 जनरल था। उसके पास रैंक 4 कल्टिवेशन थी। वो आग और बर्फ के गू वॉर्म्स को कंट्रोल करता था। वो शांग क्लैन का सबसे महत्वपूर्ण विषय था और शांग क्लैन में एक क्लैन एल्डर था। शांग क्लैन में नौकर के व्यापार का इंचार्ज था। उसका अधिकार वेई यांग से भी ऊंचा था। जब शांग बूली आया तो यूस कई सलाम और चापलूसी मिली। उसके चेहरे पर एक गर्व का भाव था। वो इन सिकोड़कर लोगों के बीच धीरे धीरे चला, आसमान तक की जाने वाली तारीफों का आनंद ले रहा था। उसका अधिकार दास यंग मास्टर्स से भी ज्यादा था। यंग मास्टर्स सिर्फ शांग क्लैन के कुछ बिजनेसेस को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन शांग क्लैन के नंबर 1 विषय के रूप में शांग बूली शांग क्लैन में पूरे गुलाम व्यापार के मार्केट को कंट्रोल करता था। शांग बूली, क्या तुम तेज चल सकते हो? ऐसे अपने कदम घसीट रहे हो, क्या तुम मर्द हो? इस समय एक नाखुश आवाज ने शिकायत की। शांग बूली की पोजीशन के साथ शांग क्लैन शहर में वो सिर्फ क्लैन लीडर के बाद दूसरे स्थान पर था। कौन उससे इतनी बदतमीजी से बात करने की हिम्मत कर सकता था? शांग बूली ने यह सुना और उसका दिल कांप गया। उसने अपना सर झुकाया और बोलने वाले व्यक्ति की तरफ मुड़कर झुका। लॉर्ड डॉक्टर सू शो, बूली आपको प्रणाम करता है। आने वाली व्यक्ति डॉक्टर सू शो थी। वो सदर्न बॉर्डर के 4 महान डॉक्टर्स में से एक थी और उसके पास रैंक 5 कल्टिवेशन थी। उसने एक बार फैंग युआन के घावों का इलाज किया था। उसने अभी भी एक सफेद शर्ट पहनी हुई थी और उसका चेहरा एक सफेद पर्दे से ढका हुआ था, जिससे दूसरे लोग उसका चेहरा नहीं देख सकते थे, लेकिन उसके शरीर के कर्व्स छुपाए नहीं जा सकते थे। शांग बूली ने उसके शरीर को देखने की हिम्मत नहीं की। अपनी नजर उसके पैरों के पास जमीन पर टिका दी। डॉक्टर सू शू और क्लैन लीडर शांग यानफी का एक जटिल रिश्ता था। उसकी शांग क्लैन में एक ऊंची पोजीशन थी। शांग यानफी की अफवाहों वाली प्रेमिका के रूप में भले ही शांग बूली में लाख हिम्मत होती, वो उसकी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं करता। बस मेरा रास्ता मत रोको, डॉक्टर सू शो ने ठंडी आ भरी अपने 8 सफेद शर्ट वाले नौकर लेकर शांग बूली के पास से गुजरी, एक प्राइवेट रूम में चली गई और सबकी नजरों से ओझल हो गई। शांग बूली ने अपनी नाक रख दी, कड़वाहट से हंसा। डॉक्टर सू शो के सामने वो कुछ नहीं कर सकता था। कुछ ही देर बाद कई लोग फिर से दिखाई दिए। यान टू जो जू कई बी के साथ वही शोहरत रखता था। शैंक यानफेई का 5वां जनरल यी हुओ, यी क्लैन से यी बू हुई एल्डर, फेई क्लैन से फेई लुआनफांग एल्डर और आन्या। यह ऑक्शन एक्सपर्ट्स का जमवाड़ा है। यहाँ स्थापित गू मास्टर्स हैं, नई पीढ़ी के उभरते सितारे, अकेले योद्धा और बड़े क्लान्स के नेता। इनमें से पता नहीं कितने मेरे रास्ते का कांटा बनेंगे। फैंग युआन ने सोचा। लंबे इंतजार के लिए माफी सभी लोग, ऑक्शन अब आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। मेजबान महिला गू मास्टर की उम्र कम और सुंदर थी। वो स्टेज पर खड़ी साउंड एम्पलीफाई गू का इस्तेमाल कर रही थी। वो जानती थी कि सभी लोग बेसब्र हैं, इसलिए उसने जल्दी से बोला और पहले आइटम को पेश करना शुरू कर दिया। फ्रॉस्ट एरो गू, रैंक 4 गू, एक ड्रेन फ्लाई जैसा। इसका शरीर बर्फ जैसा नीला था और इसका मुंह सुई जैसा लंबा था। इस तरह का आइस टाइप गूजू क्लैन गांव में एक खजाना था। यह गू यू क्लैन जैसा था जो कई तरह के मून टाइप गू इकट्ठा करता था। एक बार फ्रॉस्ट एरो गू एक्टिवेट हो जाए, ठंडी ऊर्जा इकट्ठा होती है और यह दुश्मन पर तेजी से हमला करने के लिए एक बर्फ का तीर छोड़ता है। जैसा कि सब जानते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा कम प्राइमेवल एसेंस की खपत है। यहां तक कि एक रैंक 3 गू मास्टर भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। बेस प्राइस 70,000 प्राइमेवल स्टोन्स है। महिला गू मास्टर ने जल्दी से परिचय दिया। 75,000, 80,000, 85,000। बोलियां बढ़ती रही जब तक 90,000 तक नहीं पहुंच गई और रफ्तार काफी कम हो गई।
गू मास्टर्स की बोलियां 3000 से बढ़ रही थीं, जबकि शुरुआत में 5000 थी। 1 लाख के पार होने के बाद 3000 की बढ़ोतरी भी कम होकर 1000 रह गई। 1,10,000, बाइनिंग बिंग ने कहा। 9वें प्राइवेट रूम के मेहमान ने 1,10,000 की बोली लगाई है। मेजबान गू मास्टर ने अपनी आवाज ऊंची की। यह पहली बार था जब किसी प्राइवेट रूम के मेहमान ने बोली लगाई थी। 1,20,000, शांग याजी की आवाज 5वें प्राइवेट रूम से आई। बाइनिंग बिंग ने सिकोड़ी, बोली 1,30,000। शांग याजी ने तेजी से पीछा किया, 1,40,000। बाइनिंग बिंग ने फैंग युआन पर एक नजर डाली, बोली 1,50,000। फैंग युआन ने कंधे उचकाए। ये बोली साफ तौर पर शांग याजी की तरफ से उनके लिए परेशानी खड़ी करने के लिए थी। बाइनिंग बिंग फैंग युआन के साथ एक ही कमरे में थी, इसलिए वो शांग याजी के निशाने पर आ गई। वो बिना किसी वजह के मुसीबत में फंस गई थी। 1,50,000 एक फ्रॉस्ट एरो गू के लिए। HMPH, मैं चाहता हूं कि तुम लोग पछताओ। 5वें प्राइवेट रूम में शांग याजी ने दुष्टता से हंसा और बोली लगाना बैंड कर दिया। भले ही बाइनिंग बिंग ने फ्रॉस्ट एरो गू खरीद लिया, उसने 40,000 एक्स्ट्रा दिए। लगता है शांग याजी यहां बदला लेने के इरादे से आया है, वे यांग ने आ भरी। शैंग शिनसियाई ने भी माथा सिकोड़ा, फैंग युआन के लिए चिंतित हो गई। चैप्टर 307, नीलामी 3। सब लोग देखिए, यह है 1000 साल पुराना विंड विलो। महिला गू मास्टर ने स्टेज पर रखे आइटम की तरफ इशारा करते हुए परिचय दिया। विंड विलो एक दुर्लभ पौधा है जिसका इस्तेमाल रिफाइनमेंट में मटेरियल के तौर पर किया जाता है। ये सिर्फ ऐसी जगह उगता है जहां इसके विकास के लिए पर्याप्त हवा की एनर्जी हो। क्योंकि जूफैंग पहाड़ पर साल भर हवाएं चलती हैं, इसलिए वहां बड़े पैमाने पर विंड विलोज UGTE हैं। एक साधारण विंड विलो सिर्फ कुछ दशक या कुछ सदियों पुराना होता है, लेकिन अभी का ऑक्शन आइटम ये 1000 साल पुराना है, जिसका इस्तेमाल रैंक 5 गू रिफाइनमेंट में किया जा सकता है। इसकी शुरुआती बोली है 50,000 प्राइमिवल स्टोन्स। नीलामी अब शुरू होती है। उसके इतना कहते ही लोग बोली लगाने लगे। 55,000, 58,000, 65,000, 70,000। बोलियां बढ़ती गई और बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया। उनमें से ZY एडिटर प्रोफेशनल रिफाइनमेंट गू मास्टर्स थे। 1000 साल पुराना विंड विलो कम ही देखने को मिलता है, यहां तक कि जू क्लैन जो जूफैंग पहाड़ पर सैकड़ों साल से रह रहा था, उनके पास सिर्फ 18 बचे थे। विंड विलो की शाखाएं नहीं होती, सिर्फ जमीन के नीचे जड़ें होती हैं और एक ताना। जब हवा चलती तो ये अकेला ताना हवा के साथ लहराता, जैसे पानी के नीचे समुद्री घास। स्टेज पर रखा 1000 साल पुराना विंड विलो लपेटा हुआ था, लेकिन उसकी लंबाई निश्चित रूप से 100 मीटर से ज्यादा थी। फैंग युआन ने दखल देकर बोली लगाने की कोशिश की, लेकिन शांग याजी ने तुरंत बोली 5,000 बढ़ा दी। आखिर में एक रिफाइनमेंट मास्टर ने विंड विलो को लगभग 1 लाख खर्च करके हासिल कर लिया। 1000 साल पुराना विंड विलो 8वां आइटम है। इस दौरान जब भी मैं किसी चीज के लिए बोली लगाता, शांग याजी बीच में आ जाता। अगर मैं कुछ ना करूं तो वो भी शांत रहता। लगता है उसका यहां आने का एक ही मकसद है, मेरा विरोध करना। फैंग युआन की निगाहें चमकी, उसने शांग याजी की छोटी सोच को और गहराई से समझ लिया। समय बीतता गया। 9वां आइटम, 10वां आइटम। ए फ्लैट जो पेश किया जा रहा है वो 12वां आइटम है। ये है एक चेसिंग विंड गू, रैंक 4 मूवमेंट गू। ये गू मास्टर को हवा का पीछा करने की गति प्रदान करता है। शुरुआती बोली है 1,80,000। महिला गू मास्टर की नाजुक आवाज पूरे ऑक्शन हाउस में गूंजी। 1,90,000, 2 लाख, 2,20,000, 2,50,000। चेसिंग विंड गू एक लोकप्रिय ऑक्शन आइटम था। जैसे ही वो सामने आया, ऑक्शन हाउस में पहला चरम, क्लाइमैक्स, देखने को मिला। बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया और बोली लगाई, यहां तक कि शांत प्राइवेट रूम से भी आइटम के लिए बोलियां आने लगी। हवा, रोशनी, बिजली, बादल, ये 4 तरह के गू बेहतरीन मूवमेंट गू वॉर्म्स थे। चेसिंग विंड गू एक रैंक 4 गू था। ये गू मास्टर की स्पीड में जबरदस्त इजाफा करता था। फैंग युआन ने बोली लगाने की कोशिश की, लेकिन शांग याजी तुरंत उसके पीछे लग गया। फैंग युआन ने फिर कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनकी बोलियां दूसरे लोगों की आवाजों में दब गई थी। कभी कभी नए प्रतिद्वंदी बोली में शामिल होते, लेकिन ज्यादा लोग बेहिसाब कीमत देखकर हार मान लेते। जब चेसिंग विंड गू की कीमत साढ़े 3 लाख तक पहुंच गई, तब सिर्फ डूगू मास्टर्स हाई मुकबल में बचे थे। एक था ई क्लैन का एल्डर यी बू हुई, दूसरा था फेई क्लैन का एल्डर फेई लुआन फंग। यी क्लैन और फी क्लैन के रिश्ते अच्छे नहीं थे,
दोनों एक दूसरे से टक्कर ले रहे थे और चिंगारियां उठ रही थी। आखिर में चेसिंग विंडगू को एल्डर यी बुहुई ने 4,40,000 में खरीद लिया। भले हाईफैंग युआन के पास 20 लाख से ज्यादा प्राइमेवल स्टोन्स उसने हिस्सा नहीं लिया। चेसिंग विंडगू में हवा का डाव मार्क था, अगर वो इसका इस्तेमाल करता तो उसके बीस्ट फैंटम्स गू में एक बड़ी गड़बड़ी पैदा करते जिससे असर कमजोर हो जाता। इसलिए चेसिंग विंडगू फैंग युआन के लिए एक अच्छा विकल्प नहीं था। अगर ये रैंक 4 फेरी विंडगू होता तो मैं इसे खरीद लेता, अफसोस कि ये सिर्फ एक चेसिंग विंडगू था। फैंग युआन के पास एक रेसिपी थी, वो फेरी विंडगू, 7 शाइनिंग स्टार्स गू और कुछ दूसरे मटेरियल्स का इस्तेमाल करके फिक्स्ड स्टार गू रिफाइन कर सकता था, जो फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू को रिफाइन करने का मुख्य घटक था। ड्रीम ट्रैवल, केयरफ्री ट्रैवल, फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल, लिकर गॉड ट्रैवल, ये 4 महान मूवमेंट गू थे। ये सभी रैंक 6 गू थे। ड्रीम ट्रैवल गू मास्टर्स को दूसरे लोगों के सपनों में प्रवेश करने देता था। केयरफ्री ट्रैवल हमलों से बचने में सबसे बेहतर था। फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल एक गू मास्टर को खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट करने देता था। लिकर गॉड ट्रैवल सबसे खास था और पहली बार लेस देन ग्रेटर देन में दिखा था, लेकिन वो कहानी बाद के लिए है। फैंग युआन के पास अपनी पिछली जिंदगी की यादें थी, इसलिए उसके पास केयरफ्री ट्रैवल गू और फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू की रेसिपीज थी। उनमें से फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू की फैंग युआन को सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन रिफाइनमेंट की सफलता दर बेहद कम थी और उसके पास इसके लिए पर्याप्त मटेरियल भी नहीं था, इसलिए वो इसे फिलहाल के लिए टाल सकता था। ठीक है, हमारा 13वां आइटम है, ये है एक बिटर स्ट्रेंथ गू। स्टेज पर महिला गू मास्टर ने परिचय दिया, लेकिन उसके बिना समझाए ही कई गू मास्टर्स की एडी चमक रही थी। यह बिटर स्ट्रेंथ गू मुझे हर हाल में हासिल करना ही होगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। 2 लाख प्राइमेवल स्टोन्स। महिला गू मास्टर के बेस बिड बताने से पहले ही फैंग युआन ने तेजी से चिल्लाया। फैंग युआन के शब्दों ने जू कई बेई को नाखुश कर दिया। आजकल के नौजवान बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। मैं 2,50,000 की बोली लगाता हूं। 3 लाख, शांग बाइशी ने भी तेजी से बोली लगाई। 5 लाख, फैंग युआन ने एक दरवानी कीमत बताया। पूरा ऑक्शन हाउस दीवाना हो गया। ये आवाज, मुझे लगता है ये गू यू फैंग झेंग है। वो सच में अमीर है, सिर्फ एक बिटर स्ट्रेंथ गू के लिए 5 लाख की बोली लगा रहा है। उसने बैटल स्टेज पर इतनी बार जीता है, वो मालदार और लोडेड है। लोगों ने आहें भरी, जबकि कुछ स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर्स के चेहरे पर कड़वाहट थी। उन्हें बिटर स्ट्रेंथ गू से कुछ उम्मीदें थी और वो बोली लगाने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन फैंग युआन की बोली से वो शुरू होने से पहले हाई रेस से बाहर हो गए। यहां तक कि स्टेज पर खड़ी महिला गू मास्टर भी हैरान थी। बिटर स्ट्रेंथ गू रैंक 4 का था, लेकिन स्ट्रेंथ पाथ गू वॉर्म्स को गू मास्टर से प्राइमेवल एसेंस के मामले में कम जरूरत होती थी। रैंक 3 भी उन्हें मुश्किल से एक्टिवेट कर सकते थे। इसकी मार्केट प्राइस लगभग 3,80,000 थी, चेसिंग विंड गू से कम। ये सोचना कि फैंग युआन ने तुरंत 5 लाख की बोली लगा दी, मार्केट वैल्यू से 1,20,000 ज्यादा। आजकल के नौजवानों में सच में जोश है। जू कई बेई ने आ भरी और मुकाबला करना छोड़ दिया। आधे मिलियन प्राइमेवल स्टोन्स उसके लिए कुछ दूसरे उपयोगी गू वॉर्म्स खरीदने के लिए काफी थे। 8वें भाई, 9वें भाई। शांग बाइशी ने दोनों यंग मास्टर्स को हिचकी काटे हुए देखा। 9वें भाई शांग सुंगनी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ शांग पुलाव को देखा। 10वें भाई, ये तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम इसके लिए मुकाबला करना चाहते हो तो हम भाई तुम्हारा पूरा साथ देंगे। शांग पुलाव ने मुस्कुराकर उस हिम्मत दी। शांग बाइशी ने दांत पीसे। 5 लाख, ये बहुत बड़ा नुकसान है। छोड़ो, फैंग झेंग को हाय लेने दो। उसने भी हार मान ली। फैंग युआन के दृढ़ प्रदर्शन ने उसके लिए 2 प्रतिद्वंदियों को हटा दिया। 5 लाख 1 बार, 5 लाख 2 बार, 5 लाख 3 बार। रुको, मैं 5,10,000 की बोली लगाता हूं। महिला गू मास्टर के हथौड़ा मारने से ठीक पहले शांग याजी ने अपने प्राइवेट रूम से धीरे से कहा, HMPH, शांग याजी, तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? 6 लाख। फैंग युआन ने तुरंत पीछा किया, सख्त नफरत के साथ बोलते हुए। शांग याजी ठंडा हंसा, अगर तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा फैंग झेंग। 6 लाख 10। ऑक्शन हाउस में लोग आपस में बातें करने लगे। फैंग झेंग और शांग क्लैन के यंग मास्टर के बीच झगड़ा है। ये कैसे हो सकता है? फैंग झेंग के पास पर्पल थॉर्न टोकन है और वो शांग क्लैन में एक सम्मानित मेहमान है। यूज शांग याजी के यंग मास्टर होने का कोई डर नहीं है। लेकिन शांग याजी शांग क्लैन की सभी दुकानों का इंचार्ज है और उसके पास बहुत दौलत है।
ये शेरों और चीटों के बीच एक लड़ाई होगी। ... 7 लाख। फैंग युआन चिल्लाया, शांग याजी, तुम पहले भी मुझसे हार चुके हो, तुम एक लूजर हो। लगता है तुम्हें काफी सजा नहीं मिली है। शांग याजी ने पलटवार किया, पूरी बकवास, देखते हैं कौन किसको सबक सिखाता है। 7 लाख दास। उसके इतना कहते ही भीड़ दीवानी हो गई। शांग याजी और फैंग युआन का झगड़ा शांग क्लैन सिटी के बड़े लोगों के लिए कोई राज नहीं था, लेकिन आमगू मास्टर्स के लिए ये एक नई खबर थी। तुरंत लोग शांग याजी की फैंग युआन से दुश्मनी का कारण अनुमान लगाने लगे। साफ है, शांग याजी पहले फैंग झेंग से एक लड़ाई में हार गया था और अब बदला लेना चाहता है। कारण की चिंता क्यों करें? यंग मास्टर याजी अपनी छोटी सोच के लिए मशहूर है, अगर कोई अनजान भी उससे टकरा जाए तो वो बदला लेगा। फैंग झेंग एक कानून न मानने वाला जाहिल है, कोई हैरानी नहीं कि उनके बीच झगड़ा हो। तुम दोनों गलत हो। मैंने सुना है शांग याजी और फैंग झेंग पहले की न्यान कोठे पर गए थे और वहां की नंबर 1 लेडी में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन आखिर में फैंग झेंग ने यूज पा लिया और इससे शांग याजी की दुश्मनी शुरू हो गई। सच या झूठ? किसी ने संदेह व्यक्त किया। जिसने पहले बोला था उसने एक निडर भाव दिखाते हुए एक सीट की तरफ इशारा किया। वहां देखो, वो लेडी एनयू है, तुम्हें मुझ पर शक करने की जरूरत नहीं है, बस उससे पूछ लो। इस तरह सबने एक उत्सुक नजर उसकी तरफ डाली। लेडी एनयू भी हैरान रह गई, उसने सोचा नहीं था कि वो इसमें शामिल हो जाएगी, लेकिन उसने अचानक भीड़ में अपने दलाल को उस ऊँट मारते हुए देखा। वो तुरंत समझ गई, ये मशहूर होने का एक तरीका था। अस जैसी कोठे की तवाइफ के लिए सिर्फ ऐसी खबरें ही उसकी कीमत बढ़ा सकती थी। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन अपना सर नीचे कर लिया, शर्मा गई। उसके ऐसा करते ही ज्यादातर संदेह करने वाले लोगों ने विश्वास कर लिया। तो ये माजरा था। लेडी एनयू का चेहरा देखकर जवाब साफ है। तुम लोगों को असली कहानी नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। इतिहास में सुंदरियां हमेशा बहादुरों के साथ जोड़ी जाती हैं। तुम्हें क्या लगता है लेडी एनयू फैंग झेंग को क्यों पसंद करती है? क्यों? ही, क्योंकि शांग याजी पतला और कमजोर है, उसका नीचे का हिस्सा कमजोर है। लेकिन फैंग झेंग मजबूत और जोशीला है, उसके हर स्ट्राइक में ऑल आउट एफर्ट गू का जोश होता है। जंगली सुअर जैसी टक्कर, भालू जैसा प्रहार, मगर की पूंछ जैसी लपेट, घोड़े जैसी ताकत, हरे सांड जैसा स्टेमिना और पत्थर के कछुए जैसा सब्र। ही, ऐसे आदमी को कौन सी औरत पसंद नहीं करेगी? ओ, तुरंत कई मर्द समझ गए। कुछ लड़कियों ने अपनी जांघें एक साथ दबा ली, उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए क्योंकि वो अपनी कल्पनाओं में डूबी हुई थी। लेडी एनयू का सर और भी नीचे झुक गया, वो अपने दिल में खुशी से सोच रही थी, मैं छा गई, मैं मशहूर होने वाली हूं। जैसे हाई ऑक्शन हाउस अफवाहों और अनुमानों से भर गया था, फैंग युआन और शांग याजी की टक्कर 8,10,000 तक पहुंच गई थी। फैंग झेंग, आज मेरे यहां होते हुए तुम हारने के लिए ही बने हो। हार मान लो, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। शांग याजी खुशी से हंसा, वो हर बार 10,000 जोड़ता था ताकि फैंग युआन को गुस्सा दिला सके। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूं? ये सिर्फ 8,10,000 है, तो क्या? फैंग युआन ने ठंडा सांस भरा। यंग मास्टर, ये काफी है, हमें अब रुक जाना चाहिए, एक नौकर ने ध्यान से देखकर सलाह दी। शांग याजी हिचकिचाया, मुझे पता है। फैंग झेंग बिटर स्ट्रेंथ गू पाने पर अदा हुआ है। उसके बोली लगाने के बाद मैं एक बार और बोली लगाऊंगा और रुक जाऊंगा। ये बेवकूफ एक बिटर स्ट्रेंथ गू खरीदने के लिए 8 लाख से ज्यादा खर्च कर रहा है, यह मार्केट प्राइस से लगभग दुगना है। मैं आखिरकार इस गुस्से को निकाल सकता हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। इस समय फैंग युआन ने जारी रखा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जाने देता हूं। तुम बिटर स्ट्रेंथ गू रख सकते हो। नौकर, शांग याजी। चैप्टर 308, नीलामी 4। हाँ, मुझे डर है कि शांग याजी का चेहरा अब हरा पद गया होगा। 9वें प्राइवेट रूम में वे यांग बेकाबू होकर हंसने लगा, लेकिन भाई फैंग झेंग, क्या ये सच में ठीक है कि तुमने बिटर स्ट्रेंथ गू नहीं लिया? उसके पास शांग शिनसियाई ने फैंग युआन को चिंता भरी नजरों से देखा। फैंग युआन हंसा, मुझे बिटर स्ट्रेंथ गू हर हाल में चाहिए, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं कि एक गू पर 8,10,000 प्राइमेवल स्टोन्स खर्च कर दूं। मैं इससे बेहतर उस खुद रिफाइन कर लूंगा। 8,10,000, ये कई कोशिशों के लिए काफी है। फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इससे तुम्हारे शरीर को नुकसान होगा भाई ही तू। शांग शिनसियाई ने अपनी चिंता व्यक्त की। फैंग युआन ने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसके पास इसके लिए दूसरी योजनाएं थी, लेकिन वो उन्हें बता नहीं सकता था। है,
इस फैंग झेंग ने शांग याजी को उल्लू बना दिया। उसने एक बिटर स्ट्रेंथ गू पर 8,10,000 खर्च कर दिए। दर्शक चमकती ऊँग से देख रहे थे। शांग याजी, वो बेवकूफ, ये हम सब यंग मास्टर्स के लिए शर्म की बात है। शैंग क्लैन के यंग मास्टर्स गुस्से में थे। सच कहूं तो फैंग झेंग की एक्टिंग जबरदस्त थी। मैं भी उससे धोखा खा गया था। किसी ने आह भरी। जो खेल में होता है वो अंधा होता है, देखने वाला साफ देख लेता है। मुझे पहले ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। किसी ने दावा किया कि उस सब पता था। शांग याजी इतना छोटी सोच का है और बदला लेना पसंद करता है, इसलिए वो अपनी बोली बढ़ता रहा। लेकिन फैंग झेंग भी अपना मनचाहा गू हासिल नहीं कर पाया, इसलिए दोनों हाय हारे। इसलिए ऑक्शन हाउस में दुश्मनी नहीं लानी चाहिए, जू कई बेई ने अपने मन में सोचा। असली जीत तो ऑक्शन हाउस की हुई। जू क्लैन तो बहुत खुश होगा, एक बिटर स्ट्रेंथ गू 8,10,000 में। सब आपस में चर्चा कर रहे थे। लेकिन सच ये है कि वो एक बड़े जीतने वाले को भूल गए थे। वो थी लेडी अनयू, जो रातों रात मशहूर हो गई। क्लिंक। शांग याजी ने अपना कप जमीन पर पटक दिया, उस तोड़ते हुए। 5वें प्राइवेट रूम में नौकर जमीन पर घुटनों के बाल बैठे जितना हो सके शांति से सांस ले रहे थे। शांग याजी अपनी सीट पर बैठा था, तेज तेज सांस ले रहा था, जबकि उसके माथे पर नसें उभार आई थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उस धोखा दिया गया था। 8,10,000 एक ऐसे बिटर स्ट्रेंथ गू पर खर्च हो गए जिसे वो इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। शांग याजी को लगा जैसे उसका अपना दिल खून रो रहा है। सच तो यह है कि वो होशियार था। इस झटके के बाद उसने अपना सबक सीखा और समझदार हो गया था। पिछले 2 सालों में उसने मेहनत की और दुकानों को बहुत अच्छे से संभाला। लेकिन चरित्र ही आपकी किस्मत तय करता है। वो छोटी सोच का और बदले की भावना वाला था। नफरत ने उसकी समझ को खो दिया, इसलिए वो फैंग युआन के जाल में फंस गया। फैंग झेंग, अगर पॉइजन वाव गू ना होता तो मैं तुम्हें जरूर मार देता, मैं तुम्हें लाखों टुकड़ों में काट देता। शांग याजी अपने दिल में चिल्लाया। नीलामी जारी रही। 14वां आइटम, 15वां, 16वां, 18वां, 28वां। एक और चरम आया, माहौल में जान आ गई और लोग जल्दी हाई फैंग युआन और शांग याजी के झगड़े को भूल गए। 32वां आइटम, रैंक 4 एटमॉस्फेयर गू, महिला गू मास्टर ने कहा। एटमॉस्फेयर गू एक तितली जैसा था, जिसके नीले पंख हर बार जब वो फड़फड़ाता हवा में चमकदार धूल पैदा होती। ये एक बहुत ही आकर्षक दृश्य था। एटमॉस्फेयर गू एक अनोखा गू था। ये जीवन ऊर्जा सोखता था और हवा से पैदा होता था। ये एक प्राकृतिक गू था। फ्लैट तक कोई भी रेसिपी मास्टर इसकी रेसिपी विकसित नहीं कर पाया था। रेसिपी मास्टर्स 3 तरह के होते थे। वो जो अतीत को देखते प्राचीन स्ट्रेंथ पाथ की पथ और अन्य गू वॉर्म्स की रेसिपीज का अध्ययन करते उन्हें पुनर्स्थापित करने की कोशिश करते थे। कुछ वर्तमान को देखते प्राकृतिक रूप से बने गू का अध्ययन करते उनकी रिफाइनमेंट रेसिपी बनाने की कोशिश करते थे। और वो जो भविष्य को देखते नए और इनोवेटिव रिफाइनमेंट रेसिपीज नए सिरे से बनाते थे। एटमॉस्फेयर गू न सिर्फ एक अनोखे तरीके से बनता था, बल्कि इसका इस्तेमाल भी अनोखा था। इसे एक जाति या समूह पर इस्तेमाल किया जा सकता था। एक अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल करके एक आदत या शौक पैदा किया जाता था जो पूरे समूह को प्रभावित करता था। प्राचीन काल में गू मास्टर्स इसका इस्तेमाल जानवरों के समूहों से निपटने के लिए करते थे। अगर वो स्टील नीडल बॉस के एक समूह से निपट रहे होते तो गू मास्टर एटमॉस्फेयर गू का इस्तेमाल करके उन्हें टारगेट करता, उन्हें अपनी खाल को पत्थरों पर रगड़ने की आदत डाल देता। स्टील नीडल बॉर के बाल स्टील की सुई जैसे थे। ये हमला और बचाव दोनों का काम करते थे। पत्थरों पर रगड़ने के बाद वो खराब हो जाते और गू मास्टर्स उनसे आसानी से निपट पाते। लेकिन बाद में गू मास्टर्स ने आखिरकार महसूस किया कि एटमॉस्फेयर गू कबीलों या क्लान्स पर शासन करने के लिए एक परफेक्ट हथियार था। कुछ क्लान्स में खाने की कमी थी, लेकिन उन्हें शराब बनाना पसंद था। एटमॉस्फेयर गू का इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने शराब बनाने की आदत छोड़ दी और उनके पास खाने के लिए ज्यादा भोजन हो गया, जिससे क्लैन बेहतर ढंग से विकसित हो सका। एटमॉस्फेयर गू का इस्तेमाल न सिर्फ आंतरिक आदतों से निपटने के लिए किया जा सकता था, बल्कि बाहरी आदतों के लिए भी। इतिहास में एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण था। दो क्लान्स में झगड़ा था। कमजोर वाले ने एटमॉस्फेयर गू का इस्तेमाल किया और मजबूत क्लैन की औरतों में अपने पैर बांधने का शौक पैदा कर दिया। इससे यूएस क्लैन की औरतें मेहनती काम करने में असमर्थ हो गई। महिला गू मास्टर्स की ताकत में भी गिरावट आई। आखिरकार कमजोर क्लैन ने उन्हें उखाड़ फेंका और मिटा दिया। आखिर में ये एक गू दुनिया थी और यहां हर तरह के अकल्पनीय गू वॉर्म्स थे। महिला गू मास्टर ने गू का परिचय देने के बाद कहा,
एटमॉस्फेयर गू, शुरुआती बोली है 2,07,000 प्राइमेवल स्टोन्स। 3,00,000 यी क्लैन के एल्डर यी बू हुई ने पहले बोली लगाई। 3,50,000 फेई क्लैन के एल्डर यान लुआन फंग भी उतने हाई सख्त थे। 3,70,000 एक रेसिपी मास्टर ने चिल्लाया। 3,80,000 वे यांग बोला, वो फंग यू मैना का इंचार्ज था, वो इस एटमॉस्फेयर गू का इस्तेमाल अपने अधीनस्थों को बेहतर काम करने के लिए करना चाहता था। 5,00,000 फैंग युआन चिल्लाया। भीड़ शांत हो गई। फैंग युआन कुछ देर के लिए शांत था, लेकिन इस आवाज ने सबको याद दिला दिया, ये वही आदमी था जिसने पहले शांग याजी को धोखा दिया था। एक एटमॉस्फेयर गू के लिए 5,00,000? फैंग झेंग, तुम अब भी मुझे धोखा देना चाहते हो? क्या मैं बेवकूफ दिखता हूं? शांग याजी ने दांत पीसे, उसकी ऊँग गुस्से से जल रही थी। उसने अभी अभी 8,10,000 प्राइमेवल स्टोन्स खर्च किए थे, अगर वो और 5,00,000 खर्च करता तो वो कंगाल हो जाता। 5,00,000 एक बार, 2 बार, 3 बार, बिक गया, महिला गू मास्टर ने घोषणा की। 5,00,000 सबके बजट से थोड़ा ऊपर था, किसी ने और बोली नहीं लगाई। एटमॉस्फेयर गू एक क्लैन या फोर्स पर प्रभावी था, लेकिन व्यक्तियों के लिए इसका कम इस्तेमाल था, इसने कई लोगों को इसके प्रति उदासीन बना दिया। भाई फैंग झेंग, तुम ये गू 4,07,000 में भी ले सकते थे, वे यांग ने आ भरी। शैंग शिनसियाई की अलग ही व्याख्या थी। नहीं, यी क्लैन और फी क्लैन को देखते हुए वो दोनों एल्डर्स मुकाबला करके कीमत इससे भी ऊपर ले जा सकते थे। 5,00,000 की बोली लगाने से दोनों हिचकिचा गए, ये एक अच्छा फैसला था। 4,07,000, 5,00,000, सिर्फ 40,000 हाई तो ज्यादा हैं। भाई वे ये गू रख लेता हूं। फैंग युआन ने हाथ हिलाया, इससे परेशान नहीं हुआ। क्यों, ये मत कहना कि तुम गुयू गांव को फिर से बसाना चाहते हो? वे यांग हैरान था, उसने सोचा नहीं था कि फैंग युआन इस गू में दिलचस्पी रखेगा। पहले उसने सोचा था कि फैंग युआन उसके लिए बोली लगा रहा है। ऑफकोर्स मुझे ये गू चाहिए, लेकिन वजह कुछ देर तक राज ही रहेगी। फैंग युआन मुस्कुराया, लेकिन विस्तार से नहीं बताया। HMPH रहस्यमयी बन रहा है। बाइनिंग बिंग को फैंग युआन की ये बात पसंद नहीं थी, वो जानती थी कि वो फिर से कोई साजिश कर रहा है और उसने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। एटमॉस्फेयर गू के बाद ईटिंग विंड गू का एक सेट था। 38 ईटिंग विंड गू एक सेट में बांधकर एक साथ नीलम किए गए। ईटिंग विंड गू सिर्फ रैंक 2 का था, लेकिन इसका बहुत बड़ा उपयोग था, ये गू मास्टर को हवा खाकर अपना पेट भरने देता था। जू क्लैन जूफंग पहाड़ के ऊपर स्थित था, वो विंड टाइप गू में विशेषज्ञ थे। ईटिंग विंड गू उनकी विशेषताओं में से एक था। समय बीतता गया। 34, 35, 38, 44। फैंग युआन ने और बोली नहीं लगाई, लेकिन वे यांग ने एक बार कोशिश की और सफलतापूर्वक एक लाइट टाइप गू खरीद लिया, जिसे वो चाहता था। बाइनिंग बिंग ने भी 3 बार बोली लगाई, आखिरकार एक रैंक 3 टॉर्नेडो गू हासिल कर लिया। जैसे हाई फैंग युआन की सारी दिलचस्पी खत्म हो गई, आखिरी 49वां आइटम पेश किया गया। यह इस नीलामी का हमारा सबसे बड़ा खजाना है। ये कोई गू वर्म नहीं है और ना ही कोई कीमती रिफाइनमेंट मटेरियल है, बल्कि ये एक रेसिपी है, महिला गू मास्टर ने परिचय दिया। आगे उसने जोड़ा, यह रेसिपी, क्योंकि ये बेहद कीमती है, इसका अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया है। इस वाक्य ने सबको उत्सुक कर दिया। आमतौर पर कीमती रिफाइनमेंट रेसिपीज का ध्यान से मूल्यांकन करना पड़ता था, क्योंकि एक बार जब रेसिपी मूल्यांकन के लिए एक रेसिपी मास्टर को दी जाती है, तो उसके लीक होने का खतरा होता है। रेसिपी, ये सबसे अच्छा है कि कम से कम लोग इसके बारे में जानें। एक रेसिपी जिसके बारे में सब जानते हैं, उसकी कीमत एक खाली कागज के टुकड़े से भी कम होती है। महिला गू मास्टर अनुभवी थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबको जानकारी को समझने दिया। देखकर कि सब गहरे विचार में हैं, लेकिन उनकी नजर एक बार फिर यूएस पर आ गई। महिला गू मास्टर मुस्कुराई और अन पर एक बॉम्ब फेंका। यह रेसिपी हेवनली एसेंस ट्रेजर मोनार्क लोटस के बारे में है। हेवनली एसेंस ट्रेजर मोनार्क लोटस? क्या मैंने गलत सुना? रैंक 3 हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस, रैंक 4 हेवनली एसेंस ट्रेजर मोनार्क लोटस, रैंक 5 हेवनली एसेंस ट्रेजर किंग लोटस। गू वॉर्म्स की यह सीरीज बहुत मशहूर है, मैं इन्हें आसानी से दोहरा सकता हूं। यह इमॉर्टल वेनरेबल जेनेसिस लोटस का कॉगू है। मैंने सुना है जो भी रैंक 6 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस को रिफाइन कर पाएगा, यूज इमॉर्टल वेनरेबल जेनेसिस लोटस की विरासत मिलेगी। सोचा ना था जू क्लैन के पास ऐसा खजाना होगा। ऑक्शन हाउस में लोग उत्साह से फट पड़े। महिला गू मास्टर ने जारी रखा, क्योंकि सबको हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस की जानकारी है, मैं और ज्यादा नहीं समझाऊंगी। यह हेवनली एसेंस ट्रेजर मोनार्क लोटस के रिफाइनमेंट से जुड़ी एक रेसिपी है।
शुरुआती बोली 5 लाख है। रेसिपी की कीमत गू वॉर्म्स से कहीं ज्यादा थी। रैंक 4 हेवनली एसेंस ट्रेजर मोनार्क लोटस की रेसिपी मोनार्क लोटस से भी ज्यादा महंगी थी। एक आदमी को मछली दो तो तुम उस एक दिन के लिए खिलाते हो। एक आदमी को मछली पकड़ना सिखा दो तो तुम उस जिंदगी भर के लिए खिलाते हो। सिद्धांत में रेसिपी के साथ आप कई हेवनली एसेंस ट्रेजर मोनार्क लोटस बना सकते हैं। रुकिए, मेरा एक सवाल है। क्या इस रेसिपी में हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस को रिफाइनमेंट मटेरियल के रूप में जरूरत पड़ती है? फैंग युआन ने अचानक पूछा, पूरी ताकत से चिल्लाते हुए। महिला गो मास्टर का चेहरा बदल गया। वो जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन फैंग युआन एक पर्पल थॉर्न टोकन का मालिक था। वो इस सवाल से बच रही थी, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि फैंग युआन का दिमाग इतना तेज होगा कि वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछ लेगा। उसके पास स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि सिद्धांत में हम रेसिपी का विवरण नहीं बताते, लेकिन शांग क्लैन की ईमानदारी के साथ इस रेसिपी में सचमुच मुख्य सामग्री के रूप में हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस की जरूरत है। सब हैरान रह गए। हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस मुख्य सामग्री के रूप में जरूरी है, हम एक कहां से ढूंढेंगे? कोई आश्चर्य नहीं कि जू क्लैन ने इस रेसिपी के बावजूद हेवनली एसेंस ट्रेजर मोनार्क लोटस रिफाइन नहीं किया। इसका क्या फायदा है? हम इससे कुछ नहीं कर सकते, ये बहुत अजीब है। बच गए, शुक्र है फैंग झेंग ने वो सवाल पूछ लिया। सबसे जरूरी बात, इस रेसिपी की प्रामाणिकता का अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया है। यह रेसिपी जू क्लैन ने एक खजाने की तरह राखी थी, ये निश्चित रूप से कुछ अच्छा है। मैं 5,20,000 की बोली लगाऊंगा, एक रेसिपी मास्टर ने बोली लगाई। इसके बावजूद हेवनली एसेंस ट्रेजर मोनार्क लोटस के बारे में रेसिपी अभी भी कुछ गू मास्टर्स के लिए बहुत आकर्षक थी। 5,50,000, 5,80,000। बोलियां बढ़ती गई धीरे धीरे, जब तक ये 6,07,000 पर रुक नहीं गई। 6,70,000। वे यांग आखिरी बोली लगाने वाला था और उसने आखिरकार ये रेसिपी हासिल कर ली। चैप्टर एंड।